जय हिंद साथियों, आप सभी का पॉलिटी की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो बात करी थी हम लोगों ने संविधान की। मैंने आपको संविधान निर्माण एक हेडिंग डलवाई थी। संविधान निर्माण मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कोई एक पुस्तक है जिसका नाम संविधान का नाम क्या है? संविधान, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब ये जो पुस्तक है इसका निर्माण कैसे हुआ। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, निर्माण कैसे हुआ, इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ और ये निर्माण जो है क्यों किया गया, कैसे और क्यों, ये आपके मन में क्वेश्चन समझ रहे हैं इस चीज को। तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि जो ये संविधान है ये एक्चुअल में क्या है? अधिकार। आम नागरिक, आम जनता के लिए जो अधिकार है, जो नियम है, जो कानून है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? संविधान। मतलब कि जिंदगी जीने के लिए इंसान को रूल चाहिए, नियम होने चाहिए, तो उस नियम को ही हम क्या बोल दे रहे हैं? उन अधिकार को बोलते हैं। एक आम इंसान को अधिकार चाहिए, वो सारे के सारे अधिकार किसमें है? संविधान में। मतलब आपको स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार, आपको भाषण देने का अधिकार, आपको हंसने का अधिकार, मतलब आपका जो आम जनता होती है उसके जितने भी अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हैं, उन सबको किसमें है? दिया गया इस संविधान में। अब निर्माण कैसे हुआ और इसका निर्माण क्यों किया गया, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि आम जनता का जो अधिकार है वो इसमें लिखा हुआ है, इस पुस्तक में है, इसीलिए इसको हम क्या नाम बोल रहे हैं? संविधान, ठीक है। अब जरा बात हम कर रहे थे कि संविधान निर्माण की, जरा इसको समझते हैं। अगर संविधान का निर्माण हुआ है, इसको निर्माण करने के लिए संविधान सभा हुई होगी। संविधान सभा, पॉइंट को समझना, संविधान सभा, ठीक है। अब संविधान सभा, इसका भी कोई एक इतिहास है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था, अगर आप हमें किसी भी देश का, आप हमें किसी भी देश का अगर भूगोल बता दो तो हम उसका इतिहास बता देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बोला था कि आप अगर हमें किसी देश का भूगोल बता दो तो हम उसका इतिहास बता देंगे। ये कहाँ का था? ये फ्रांस का था। मैंने आपसे बोला कि संविधान के निर्माण में, जब संविधान का निर्माण होगा तो संविधान सभा होगी। अब इस संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया या क्या किया, तो हम अब थोड़ा चलते हैं इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। जरा बात करते हैं इतिहास की। इतिहास की बात करें तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी है इतिहास में कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम सुना है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में कब आती है? 1600। किस सन में आएगी? सन 1600। अच्छा, जरा इसको समझते हैं, इस इतिहास को। संविधान सभा, तो उसके पहले हम थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके डेटा को समझते हैं। इस संविधान, मतलब इस संविधान निर्माण में संविधान सभा चाहिए तो पता ही है। अब थोड़ा हम इतिहास की बात करें। अब बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मैंने आप लोगों से बोला ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ आई? भारत आई। अच्छा, एक्चुअल में हम भारत ही क्यों बोल रहे हैं, या भारत का ही संविधान, क्योंकि हमें भारत का ही संविधान पढ़ना है, क्योंकि हम सब भारत में ही रहते हैं, हमें अपने भारत को जानना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में भारत आई है, वो करने क्या आई थी? वो व्यापार करने आई थी। अच्छा, एक चीज और, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। अब जब व्यापार करने आई, अब ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ये भेजा, वहां से प्रस्ताव भेजा कि आप भारत जाओ और वहां पर जाकर के हमसे, वहां के राजा से व्यापार करने की परमिशन मांगो, ठीक है।
अच्छा, उस समय अपने भारत का मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर था। एक चीज और, जब 1600 की बात कर रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के लिए सोचा, मतलब भारत में आई, उसके बाद में उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। और वहां की महारानी ने ये परमिशन, मतलब अनुमति मांगी थी कि यहाँ के राजा से, मुगल बादशाह से, उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। परमिशन मांगी, लेकिन होता क्या है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की क्या हो जाएगी? मृत्यु। और किस कारण से हो जाती है? पेचिश से अकबर की मृत्यु हो जाती है। पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? तो अब बात ये आई, फिर अब परमिशन देगा कौन? अब बात आती है जहांगीर का। किसका बेटा था? अकबर का ही बेटा था। तो जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दे दी। इतना लिख लो, पॉइंट को समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1600 में। किस उद्देश्य से आई? व्यापार करने के उद्देश्य से आई। अच्छा, व्यापार करना है तो आप, जब भाई आप किसी के यहाँ जाते हो तो आप परमिशन मांगते हो कि हमें भैया यहाँ पे कुछ काम करना है। तो वहां से फरमान आता है मुगल बादशाह अकबर के पास में कि हमें परमिशन चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है उस समय। तो उनका बेटा जो होता है जहांगीर, और जहांगीर ये परमिशन दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप व्यापार करो। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई और व्यापार करने भी लगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यापार करने की अनुमति के बाद, व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई, परंतु वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इस लाइन का मतलब समझो। मतलब कि परमिशन तो अंग्रेजों को मिल गई थी व्यापार करने की, परंतु वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर हमारा भारत पर राज हो जाए, हमारा भारत की राजनीति में, या भारत को हम कंट्रोल कर लें पूरी तरीके से, तो हम फिर व्यापार चाहे जहां वहां शुरू कर लें। भाई जब राजनीति में पकड़ हमारी होगी, जब हम ही राजा बन जाएंगे यहाँ के, हम किसी भी जगह अपना व्यापार करें, हमें क्या दिक्कत है? जब हमारे पास ही हम ही शासन बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इस मंशा को लेकर के, इस सोच को लेकर के उन्होंने क्या किया, व्यापार के साथ साथ में भारतीय राजनीति में भी उन्होंने क्या किया, अपनी हस्तक्षेप चालू कर दी। इससे क्या होता है कि आप एक इतिहास में एक बहुत युद्ध बहुत बड़ा फेमस है। उस युद्ध का आप जानते होंगे कि उस समय एक युद्ध होता था 1757, 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध। लेकिन ये प्लासी का युद्ध कैसा था? ये प्लासी का युद्ध ये था कि भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध था। कैसा? इनडायरेक्ट। आपको समझना। ठीक है, इसके बाद में आप लोग, एक चीज और है,
1757 का प्लासी का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, भारतीय राजाओं के विरुद्ध ये युद्ध था, जिसमें कि क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो इनडायरेक्टली इस पे हस्तक्षेप करते हैं। इसके बाद में आपने एक युद्ध और सुना होगा, नाम था 1764 का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध था। 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, और इसमें क्या करते हैं अंग्रेज, मुगल बादशाह को पराजित कर देते हैं। मुगल बादशाह को पराजित। एक चीज और है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ लिखते चलोगे, और हम थ्योरेटिकल इसको पढ़ा रहे हैं, समझाने के साथ साथ में हम आपको थ्योरी भी लिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, आप अगर नोट्स बनाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। होता नहीं है कि हम लोग कहते सर इतने अनुच्छेद है कैसे याद करें, भूल जाते हैं, या हम संशोधन है भूल जाते हैं। तो जब आप क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़ते चलोगे तो आप ना तो कॉन्सेप्ट भूलोगे ना ही अनुच्छेद भूलोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, संशोधन पढ़ने हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप ये देखा जाता है कि जो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगता है कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं 1764 के युद्ध। तो समझना इस चीज को, मैंने बोला पहला युद्ध होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध था इसमें, और इसमें अंग्रेज कैसे थे, इनडायरेक्ट थे। 1764 का युद्ध बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुगल बादशाह पराजित हो जाते हैं पूरी तरीके से। एक चीज और बता दें कि औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल राजा आए वो बेकार रहे हैं, मतलब कि वो जो राजा थे उनमें इतनी ना तो क्षमता थी, ना ही उनके पास इतनी पावर थी, और ना ही उनमें इतनी ताकत थी। तो धीरे 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 वो सारे के सारे राजा कैसे होते, हारते चले गए। हाँ, औरंगजेब तक ये मान सकते हैं कि औरंगजेब जब तक था तब तक मुगल बादशाह में जो मुगलों में जो पावर थी वो ज्यादा थी। ठीक है, नोट कर लो इतना। जब पराजित हो जाते हैं, हाँ यहाँ से एक और डेट समझ में आती है कि 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है, और इस इलाहाबाद की संधि के तहत ये बोल दिया गया, अंग्रेजों ने बोला कि मुगल अब दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां रहेंगे, इलाहाबाद के किले में। पॉइंट को समझना। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, मुगल बादशाह पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है, मुगल अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, मतलब कि अब दिल्ली में किसका शासन रहेगा, मुगलों का शासन नहीं रहेगा, अंग्रेजों का शासन रहेगा। और इलाहाबाद के किले में किसको रहना होगा, मुगलों को रहना होगा। और इस इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था, वो अकबर ने करवाया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि इलाहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अब पॉइंट को समझते हैं, देखो 1757, ठीक है। अब एक चीज और, ये डेट जो है 1757 का जो है प्लासी का युद्ध होता है, इसके बाद बात आती सीधा का सीधा, अगर हम चले, हमारा जो विरोध होगा 1857। हम लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करेंगे तो वो करेंगे 1857 में। पॉइंट को समझना, मतलब 1 साल का समय लग गया हमको ये समझने में कि अंग्रेज हमको लूटने आए, हम पर शासन करने आए। पॉइंट समझ में आया, नहीं समझ में आया? मतलब कि 1757 से 1857 की जो डेट है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, ज्यादा हिस्ट्री में हमको नहीं जाना है, पॉइंट को समझना है कि 1757 और 1857, 1 साल पूरा का पूरा समय लग रहा है। अब जाकर के यहाँ पर क्रांति हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ, हमको अब पता चल रहा है कि अंग्रेज जो है वो हमको लूट रहे हैं, या हमारे साथ जो शासन कर रहे हैं, हम पर राज कर रहे हैं अंग्रेज। ये बात हमको समझने में कितना समय लग गया, 100 साल का समय लग गया। इसके बाद में हमें आजादी अंग्रेजों से कम मिल रही है, 1947 में। करीब करीब इधर भी 100 साल, इसका मतलब ये होगा अंग्रेज हम पर 200 साल राज करके चले गए। मतलब पिछले 100 साल में हम समझ पाए कि अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, और अगले 100 साल हम उनसे पीछे छुड़ाने में लग गया, हमें उनसे आजादी लेने में लग गए। पॉइंट को समझ रहे हैं?
पॉइंट को समझो, मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है भारतीय राजाओं के विरुद्ध इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब कि अब पॉइंट क्या समझना है कि अंग्रेज चाहते थे राजनीति में हस्तक्षेप। तो राजनीति में हस्तक्षेप कैसे करोगे, क्योंकि भारत में तो राजा हैं सारे के सारे, तो अब राजाओं के खिलाफ एक दूसरे राजाओं को लड़ाओ और लड़ाने के बाद में अपना वहां पर रूल रखो और अपना शासन वहां पे लागू कर दो। ठीक, इसके बाद में ये चीज हमको समझने में, ये इन अंग्रेजों की चाल समझने में हमको 100 साल लग गए। और फिर उन 100 सालों के बाद 1857 की क्रांति के बाद जब हम समझ पाए कि अंग्रेज हम पर राजनीति और व्यापार दोनों कर रहे हैं, और ये तो सिंपल सी बात है, जब कोई बाहरी हम पर शासन करेगा, कोई बाहरी होगा तो उसको दया नहीं होगी, तो सीधा सीधा जो भी रूल है जैसा भी है उसका पालन करना पड़ेगा, और वो अपने फायदे के लिए नियम बनाएगा। मतलब अगर उनको, जैसे आपने देखा होगा, नील की खेती करते थे और इसके बाद में अफीम की खेती करते थे, अंग्रेज करते थे, उनसे उनको फायदा हो रहा था, लेकिन नील की खेती और अफीम की खेती करने से क्या हो रहा था, भारत में अकाल पड़ रहे थे, भुखमरी की स्थिति आ गई थी, क्योंकि वो जमीन जो होती है जहां पर नील की खेती कर लो, इसके बाद वो जो जमीन होती है, जो खेती होती है, उपजाऊ नहीं होती है। तो पॉइंट ये समझ में आया कि उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए था, क्योंकि वो व्यापार करने आया था। व्यापारी हमेशा यही चाहेगा कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी तरीके से, बाई हुक बाई क्रुक, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1757 में भारतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, अंग्रेज उसमें इंडायरेक्ट है, मतलब राजाओं को लड़ा रहे हैं, फिर कहीं पर खुद लड़ रहे हैं। पॉइंट को समझना, इसके बदले ये चीज हमको समझने में पूरे के पूरे 100 साल लगे, और 100 साल इनको भगाने में लगे। पॉइंट को समझ में आया? ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हमें इतिहास में डीपली नहीं जाना, बाकी आप लोग इतिहास में तो पढ़ते ही पढ़ते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अंग्रेजों को पढ़ना है। अंग्रेजों को पढ़ने के लिए संविधान में, हमने बोला नहीं था आप लोगों को, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमें एक 2 पॉइंट में संविधान पढ़ना है। एक पॉइंट में हमें अंग्रेजों को पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है संविधान सभा को। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करी है अंग्रेजों के बारे में, कि हमें पॉइंट यहां से समझ में आता है कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया। ठीक है, कैसे कैसे, चलो नोट कर लो इतना। हाँ, अब ये जिसे पॉइंट और लिख लो कि इलाहाबाद का किले, तो अगर इलाहाबाद के किले का अगर निर्माण किसने करवाया था बता चुके, लेकिन ऐसे पॉइंट में लिख लो तो नोट्स में याद बना रहेगा। निर्माण अकबर ने करवाया था इलाहाबाद किले का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक नाम आता है बहुत बड़ा क्रांतिकारी का, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब इनका क्या रोल रहा है संविधान सभा में? सर्वप्रथम स्वराज विधेयक, क्या बोलोगे आप लोग? सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग, किसकी मांग करी थी? संविधान सभा। संविधान सभा, पॉइंट को समझना। मतलब कि जब हम बात करते हैं कि अपने संविधान की, भाई सबसे मुद्दा ये था कि अंग्रेजों से आजादी तो 1947 में मिल गई। एक वर्ग ये था, एक ऐसा वर्ग भी था कि अगर हम मान लो आजाद हो गए अंग्रेजों से, उसके बाद हमारा देश चलेगा कैसे? उसके चलने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून होने चाहिए। तो ये जो वर्ग था, ये किसका निर्माण कर रहा था? संविधान सभा का। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन जब हम अंग्रेजों से क्रांति कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाइयां हो रही थी और आजादी की मांग हो रही थी, तभी से मन में भी विचार आने लगा था कि अगर मान लो अंग्रेज छोड़ के चले गए तो फिर हम शासन कैसे करेंगे, इतने बड़े देश को संभालेंगे कैसे?
उसके लिए संविधान सभा की मांग हुई। तो सबसे पहले वो मांग करने वाले कौन व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज विधेयक की मांग किसने करी थी? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किसने करी थी? तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा कि स्वराज विधेयक क्या था? स्वराज विधेयक था संविधान सभा। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। अब बात करते हैं 1922, एक डेट और आती है 1922। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाली, ने एक पत्रिका निकाली। का नाम क्या था? हरिजन। उसमें क्या लिखा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो पुस्तक निकाली थी, जो पत्रिका निकाली थी, पुस्तक नहीं बोलोगे पत्रिका बोलोगे, जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम क्या था? उसका नाम हरिजन था। और इसी पत्रिका में उन्होंने ये लिखा था कि संविधान सभा, संविधान सभा भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। पॉइंट को समझना। 1922 में एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका का नाम होता है हरिजन। उसमें महात्मा गांधी ने बोला संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ये कौन बोलता है? महात्मा गांधी बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है मोतीलाल नेहरू। क्या लेके आते हैं? नेहरू रिपोर्ट। क्या लेके आते हैं? नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में भी ये क्या मांग करते हैं? संविधान सभा की। ठीक, इसके बाद में बात आती है सन 1934। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1934 आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एम एन रॉय। एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय। एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की। पॉइंट को समझना। देखो मैंने बोला यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम विधेयक की मांग, संविधान सभा की मांग, ठीक है। इसके बाद में अब हम बोल रहे हैं कि सन 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की। तो सिंपल सी कहने की बात ये है, तो क्या सर ये जो ऊपर वाले थे खैनी खा रहे थे? ये चैनी खैनी खा के बस पूछ रहे थे बस संविधान सभा होनी चाहिए, अंग्रेजों से बोल रहे थे भैया ऐसा करिए वो हमारा संविधान बना दीजिए, ऐसे होता ना, नॉर्मल बोल रहे थे लोग, खैनी बनाते भैया ये काम करना है, ऐसा नहीं था। रीजन ये था, ये जो सारे के सारे ऊपर के व्यक्ति हैं जो इन्होंने भी ये किया, ये कैसी मांग कर रहे थे? अनौपचारिक, मतलब अनौपचारिक मांग कर रहे थे। सबसे पहले एम एन रॉय आएंगे 1934 में। ये कैसी मांग थी? औपचारिक मांग थी, औपचारिक मांग। पॉइंट समझ में आया? ऑफिशियल मांग सबसे पहले किसने करी थी? एम एन रॉय ने करी थी। पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑफिशियल या औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति कौन है सर्वप्रथम, तो वो कौन है? एम एन रॉय, 1934।
और ऐसे को पूछ लेगा संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने करी थी, अगर क्वेश्चन में आ रहा है और बाल गंगाधर तिलक है तो ऑप्शन में कर देना। लेकिन औपचारिक मांग, ऑफिशियल, इन्होंने बाकायदा लेटर वगैरह लिख करके तब संविधान सभा की मांग करी थी अंग्रेजों से। पॉइंट समझ में आया? मतलब इधर के जो व्यक्ति थे इन्होंने मांग करी, इन्होंने बस बोल के मांग करी कैसा होना चाहिए। गांधी जी आते हैं, पत्रिका निकालते हैं, उसके बाद बोलते हैं बस संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बाकायदे लेटर लिख करके, पत्र लिख करके उसको बाकायदे बिल्कुल वो करने वाले व्यक्ति कौन है? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने इसके इस तब से ही बोला था ये ऑफिशियल मांग थी या औपचारिक मांग बोलते हैं, ठीक है, लिख लो इतना। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो थे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सदस्य भी कौन थे? एम एन रॉय। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी इस समय कहाँ पे है? कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन और रूस में है। इतना लिख लो एम एन रॉय के बारे में। तो अब ये पॉइंट समझ में आ रहा कि ये संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। इसमें और बहुत सारे लोग थे, उनको हमने थोड़ा स्किप कर दिया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इतना ही हमने रखा है। ये पूछते हैं अधिकतर, इसलिए इतना बताया। ठीक है। अब बात करते हैं जरा हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध, बता सकते हो डेट कब से कब तक की थी? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945, ये द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है। इसमें क्या हो रहा था कि जो भारतीय थे, जो हमारे इंडियन थे, भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे समझो पॉइंट को। कहने का मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1939 से हो क्या रहा था कि अंग्रेज जब युद्ध चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन बोल रहा था कि ब्रिटेन और अंग्रेज अमेरिका अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो उसने ये कहा कि भारतीयों को युद्ध में शामिल करो, भारतीयों को युद्ध में लेकर के आओ। और ब्रिटेन से बार बार ये बोल रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ये नहीं बता रहा था कि हम भारत पे राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और भारतवासी हमसे क्या मांग रहे हैं? संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, वो खुद का संविधान मांग रहे हैं। तो जब भी कभी भी युद्ध की बात आती थी, इसीलिए भारतीय क्या कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अड़े थे। अंग्रेज बोल रहे हैं युद्ध में चलिए, और भारतीय बोल रहे हैं हमें क्या दे दीजिए? हमारा संविधान दे दीजिए हमें। आप संविधान हमारा दे दो, हमें संविधान सभा दे दो, हमें संविधान सभा दे दो, हम हमारा नियम बना दो, हम युद्ध में चलने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दें। द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो हम भारतीय हैं वो शामिल नहीं हो रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से हम लड़ने नहीं जा रहे थे। अमेरिका फोर्स कर रहा था ब्रिटेन पे कि आप भारतीयों को युद्ध में शामिल करिए, लेकिन हम लोग किस पे अड़े थे? हम लोग अड़े थे कि हमें हमारी संविधान सभा दे दीजिए और हम युद्ध में चल देंगे। सही बात भी है, क्योंकि मौका है, हम यही एक मौका हमारे पास है कि हमें हमारी संविधान सभा दे दीजिए, हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो जब जब दबाव पड़ा कि नहीं भारतीयों को युद्ध में लाओ, तब तब भारतीयों ने सिर्फ एक ही बात उठाई कि आप हमें हमारा संविधान दे दीजिए, हमें हमारी संविधान सभा दे दीजिए, हम युद्ध में चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें हमारा संविधान सभा नहीं दे रहे हो तो हम युद्ध में लड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? इसके बाद में बात करते हैं हम, एक प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव। अब ये क्या था?
अगस्त प्रस्ताव आता कब है? ये अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 और अंग्रेजों ने 1940 में क्या करेंगे, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। स्वीकार, संविधान सभा की मांग लिखो यार, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में एक और आता है क्रिप्स मिशन। ये कब आता है? 1942। इसका अध्यक्ष कौन होता है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसको भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि आप भारतीयों को जाओ मनाओ जाकर के। मनाने का मतलब ये है आप किसी भी तरीके से भारतीयों को युद्ध में शामिल करो। किसको भेजा जाता है? स्टेफोर्ड को भेजा जाता है कि आप भारतीयों के पास जाइए और उनको मनाइए जाकर के। तो जैसे सबसे पहले गांधी जी के पास जाते हैं, जब गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने कहा कि आप हमारी संविधान सभा के दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार है। नेहरू के पास गए, जिन्ना के पास गए, मतलब ये कई जो हमारे उस समय मेन लीडर थे, महान जो बड़े लीडर थे, उनके पास गए और उनसे मांग करी और सबने इस क्रिप्स मिशन को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन भारत में क्रिप्स मिशन आता तो है लेकिन भारतवासी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे। उसका मेन रीजन यही था कि आप भारतीय क्या कर रहे थे? संविधान सभा की मांग कर रहे थे, और अगर आप हमारी संविधान सभा दे तो हम चलने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से अगस्त प्रस्ताव आता है, ऑफिशियल मांग करते हैं, स्वीकार कर लिया। इसके बाद में फिर इसके बाद में क्रिप्स मिशन भी भारत आता है। क्रिप्स मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं और ये भी भारतीय क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।